वेलकम टू द हेल्थ सीजियो पल्मोनरी वॉल्यूम। पहले आप इन दोनों अल्फाज को समझने की कोशिश करें कि ये क्या होते हैं। पल्मोनरी कहा जाता है फेफड़ों से मुतल्लक। इसके साथ वॉल्यूम का लफ्ज़ लगा है तो इसका ये मतलब है कि हवा का फेफड़ों के अंदर जो हुजम होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पर रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ा है, यानी कि दोनों मैकेनिज्म पर बात की है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इस अमल को हम रेस्पिरेटरी साइकिल का नाम देते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर भी मैं आपको उसकी एक तारीफ बता दूं कि रेस्पिरेटरी साइकिल किसको कहते हैं। एक सांस को लेने के बाद बाहर निकालने को हम रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं, यानी कि हवा का बाहर से अंदर की तरफ जाना इंस्पायरेशन हो गया और हवा का अंदर से बाहर की तरफ निकालना एक्सपायरेशन हो गया, और इन दोनों अमल को हम रेस्पिरेटरी साइकिल का नाम देते हैं। अब शुरू करते हैं इस स्लाइड को कि यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर में लिखा है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान हवा की मिकदार को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर इसकी क्या तारीफ लिखी हुई है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, यानी कि रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान हवा का अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना, एक नॉर्मल एक सेहतमंद इंसान के अंदर जो हुजम होता है हवा का, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये तकरीबन 500 मिलीमीटर होता है। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको IRV से लिखा जाता है। इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इससे ये मुराद है कि टाइडल वॉल्यूम के वक़्त जो ज़ोर लगाकर सांस ली जाती है, यानी कि सांस अपने जिस्म के अंदर खींची जाती है, इस अमल को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और ये तकरीबन 3000 मिलीमीटर होता है। तीसरा यहाँ का टॉपिक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV से लिखा जाता है। इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। जोर लगाकर जो सांस हम बाहर की तरफ निकालते हैं, यानी कि हम अपने जिस्म से जो हवा बाहर से की तरफ लेकर जाते हैं, उस अमल को हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और ये तकरीबन 1100 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट इज रेजिड्यूल वॉल्यूम। It is the volume of air still remaining in the lungs after a forceful expiration is called residual volume. इससे ये मुराद है कि ज़ोर लगाकर सांस बाहर निकालने के बावजूद हवा का जिस्म के अंदर ही रह जाना रेजिड्यूल वॉल्यूम कहलाता है, और ये तकरीबन 1200 मिलीमीटर होता है। अब तक हमने 4 वॉल्यूम को पढ़ा है, टाइडल, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और रेजिड्यूल वॉल्यूम। इन तमाम वॉल्यूम को हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। तो आपने कैसे इसको समझना है? सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखें तो आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह आप अगर एक ऊपर की तरफ देखें तो भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये दोनों लाइंस ये शो करती हैं कि ये टोटल लंग कैपेसिटी है, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो हवा जाने का जो अमल है, हमारे फेफड़ों के अंदर उसको बर्दाश्त करने का जो अमल है, ये टोटल को शो करता है, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी है। इसी तरह इंसान को ये कहा जाता है कि अब तुम सांस लेना शुरू करो, तो वो सांस लेना शुरू करता है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ यानी कि काले रंग के अंदर जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इंसान के सांस लेने का अमल है। जब इंसान सांस लेना शुरू करता है तो वो तस्वीर आपने बाईं तरफ से शुरू करनी है और दाईं की तरफ आपने लेकर जाना है। तो इस ग्राफ को हम दरमियान में 2 लाइनों की मदद से तकसीम कर देते हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इस लाइन को हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ये सांस लेने की वो लाइंस हैं जो कि टाइडल वॉल्यूम को शो करती हैं। अब जो लाइन टाइडल वॉल्यूम के ऊपर वाले हिस्से और टोटल लंग कैपेसिटी की ऊपर वाली लाइन के दरमियान वाला जो हिस्सा होगा, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
अच्छे से समझ आ गया है कि टाइडल वॉल्यूम के वक़्त जो ज़ोर लगाकर सांस ली जाती है उसको कहते हैं। और यहाँ पर आप चार्ट की मदद से वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग और उसके बाद ज़ोर लगाने वाली जो ब्रीथिंग है उसका चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी आप बड़ी डिटेल में देख सकते हैं कि ग्राफ का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ चला गया है, जो ये जाहिर करता है कि जोर लगाकर सांस बाहर की तरफ निकाली गई है। इसके बाद नीचे देखें तो लिखा हुआ है रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब जो सांस जिस्म के अंदर ही रह गई है उसको हम कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो इस तरह से ये बात आपको बिल्कुल वाजिया हो गई कि ये चार्ट हमने कैसे पढ़ना है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के दरमियान में जो ग्राफ बनता है उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पल्मोनरी कैपेसिटीज़। पहले इन दोनों अल्फाज को समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। पल्मोनरी कहा जाता है फेफड़ों से मतल्लक, और कैपेसिटीज कहा जाता है गुंजाइश, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो हवा की गुंजाइश होती है उसको हम पल्मोनरी कैपेसिटीज का नाम देते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटीज आर द सम ऑफ टू और मोर देन टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी कैपेसिटीज असल में मजमुआ है दो या दो से जायद पल्मोनरी वॉल्यूम का। वो कैसे होता है उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि हवा का बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाना। द टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ द लंग्स इज इट इज़ द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी असल में दो चीज़ों का मजमुआ है, टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो ये बनता है 500 जमा 3000 बराबर है 3500 ml। तो इस तरह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? तकरीबन 3500 मिलीमीटर। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल और एक सेहतमंद इंसान जब हवा को अपने जिस्म से बाहर की तरफ निकालता है तो उस वक़्त फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसको हम फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी का नाम देते हैं, जो कि तकरीबन 2300 मिलीमीटर होती है। इसके बाद तीसरा है वाइटल कैपेसिटी, इसको VC से भी लिखा जाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पायरेशन। जब इंसान बहुत ही डीप तरीके से हवा को बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाता है तो इसी तरह वो फोर्सफुली अपने फेफड़ों से उसको बाहर की तरफ निकालता भी है। इस अमल को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। द वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी। वाइटल कैपेसिटी असल में तीन चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें शामिल है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी। तो इस तरह से आपने इन तीनों को जमा कर लेना है, तो इससे मिलकर बनेगा 500 जमा 3000 जमा 1100, तो ये तकरीबन बन जाता है 4600। फोर्थ इज टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको TLC भी लिखा जाता है। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड with the greatest possible inspiratory effort. It is the sum of all pulmonary volume. ये एक ऐसा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है जिसमें फेफड़े पूरी मिकदार में फैल चुके होते हैं, जिस वजह से इंस्पायरेटरी एफर्ट जो होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ये किन का मजमुआ है? ये तमाम पल्मोनरी वॉल्यूम्स का मजमुआ है, जिसमें शामिल है टाइडल वॉल्यूम जमा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम जमा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो ये तकरीबन बनता है TLC बराबर है 500 जमा 3000 जमा 1100 जमा 1200 बराबर है 5800। यानी कि ये तमाम जितने भी पल्मोनरी वॉल्यूम्स हमने पीछे पढ़े हैं ये उन सब का मजमुआ है। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसको MRV से लिखा जाता है। The total amount of new air that moves into the respiratory passages in each minute is called the minute respiratory volume. एक मिनट के अंदर जब नई और ताज़ा हवा बाहर से इंसानी जिस्म के अंदर पहुंचती है, यानी कि उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है,
उस हुजम को हम मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नाम देते हैं, जो कि आम और एक सेहतमंद इंसान के अंदर 1 मिनट में तकरीबन 12 होता है। द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन 1 मिनट इज 12। द मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हम MRV को कैसे निकालते हैं या MRV कैसे हल किया जाता है। MRV बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम ज़रबे रेस्पिरेटरी रेट के। MRV टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 500 और रेस्पिरेटरी रेट जो कि हमने ऊपर देखा है जो कि है 12। तो इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो 1 मिनट के अंदर ये निकलेगा 6000 मिलीमीटर। अब चलते हैं दूसरी तरफ जो कि है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। इसको हम FEV1 के नाम से लिखते हैं। This is the volume of air expelled during the first second of a forced expulsion after a maximum inspiration। जब हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं, यानी कि जब हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है और फिर जब अंदर से बाहर की तरफ निकाली जाती है, तो उसका जो पहला सेकंड के अंदर जो हवा अंदर से बाहर की तरफ निकाली जाती है, उस अमल को हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कहते हैं। This is a very useful test for the diagnosis of obstructive lung diseases such as the emphysema and asthma in which FEV1 is significantly reduced। ये जो टेस्ट होता है FEV1 ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अंदर हम असल में कुछ बीमारियों की तशखीस करते हैं जिनका तल्लक फेफड़ों के साथ होता है, जिसमें शामिल है एम्फीसीमा और एस्थमा वगैरह। इस टेस्ट की में क्या होता है कि FEV1 जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जब ये कम होती है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि इस इंसान को सांस के बारे में कोई बीमारी है। इट इज़ 80% to 90% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी। FEV1 बराबर है 3680। ये एक नॉर्मल वैल्यू आपको दिखाई गई है। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से कम होगी तो इसका मतलब है कि इंसान का जो है वो यकीनन किसी बीमारी में मुब्तला है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। वो कौन सी वजूहात हैं उनको देख लेते हैं। पहली वजह है एज, यानी कि इंसान की उम्र। इन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल एडल्ट्स। एक आम और सेहतमंद इंसान के मुकाबले में बच्चों और बूढ़ों के अंदर वाइटल कैपेसिटी कम होती है। दूसरी वजह है सेक्स। इन फीमेल इट इज़ 20% लेस देन मेल। मर्दों की निस्बत औरतों के अंदर 20% वाइटल कैपेसिटी कम होती है। तीसरा है हाइट, यानी कि इंसान की लंबाई और चौड़ाई वगैरह। ग्रेटर द हाइट मोर विल बी द वाइटल कैपेसिटी। जितना ज़्यादा साइज लंबा होगा, इंसान की हाइट ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होगी। फोर्थ इज़ द एक्सरसाइज, वर्जिश। एथलीट एंड स्विमर्स की बात की जाए, यानी कि ऐसे लोग जो कि खेल के साथ तल्लक रखते हैं और इसके साथ साथ जिनका तल्लक पानी के अंदर तैरने के साथ है, उनके अंदर देख लेते हैं कि वाइटल कैपेसिटी कैसी होती है। वाइटल कैपेसिटी इज इंक्रीज इन पर्सन हु डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ऐसे इंसान जो कि बिल्कुल बाकायदगी के साथ वर्जिश करते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है बामुकाबिल दूसरे अफराद के। फिफ्थ इज़ द पोजिशन, यानी कि हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इन तमाम पोजीशंस के अंदर वाइटल कैपेसिटी कैसे होती है। वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एट स्टैंडिंग एंड लेस इज लाइंग और स्लीपिंग पोजीशन। जब हम खड़े होते हैं, यानी कि हम खड़े होने की हालत में होते हैं, तो उस वक़्त वाइटल कैपेसिटी बढ़ी जाती है, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं या सोने की कंडीशन में होते हैं तो उस वक़्त वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड द लास्ट इज़ द प्रेगनेंसी, इट इज़ डिक्रीज्ड इन प्रेगनेंसी। हामला ख़वातीन के अंदर वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। Next and a very important topic is diffusion of gases through the respiratory membrane। गैसेस जिसमें शामिल हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये बात पहले से ही पढ़ चुके हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पहले ये बात की कि इंसान ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बाहर से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है, यानी कि हवा बाहर से इंसान के फेफड़ों तक पहुँचती है। अब ये फेफड़ों के अंदर कैसे जाकर हल होती है, या फिर ये फेफड़ों से कैसे खून के अंदर शामिल होती है। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि हवा के मालिक्यूल को खून के अंदर शामिल करती हैं,
वो इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड move across the respiratory membrane between the alveoli and the pulmonary capillaries by diffusion। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि इंसान ऑक्सीजन बाहर से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है और अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है। तो ये अमल कैसे एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है और ये अमल कैसे एल्वोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान में पाया जाता है, ये अमल असल में एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये डिफ्यूजन क्या होती है? Diffusion is the movement of molecules from the areas of high concentration to the areas of low concentration by random motion। डिफ्यूजन असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो कि तादाद में ज़्यादा होते हैं, यानी कि इससे ये मुराद है कि हवा जो कि बाहर वाले माहौल में बहुत ज़्यादा है तो ये कैसे छोटे वाले हिस्से में पहुँचेगी। यानी कि इससे ये मुराद है कि हम जब सांस बाहर से लेते हैं, हवा को बाहर से मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाते हैं तो वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये किस तरह से हमारे फेफड़ों तक पहुँचते हैं, इस अमल को हम डिफ्यूजन कहते हैं। As soon as the lungs fill with air, oxygen diffuses from the alveoli into the blood through the interstitial fluid and finally into the cells। जैसे ही हवा बाहर से फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े पूरी तरह से भर जाते हैं तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन हल हो जाती है एल्वोलाइज के अंदर। फिर ये एल्वोलाइज से खून के अंदर चली जाती है। ये खून के अंदर किस तरीके से जाती है? ये असल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए हल होती है और फिर इस तरह से ये खुलियों तक पहुंचाई जाती है। ये तमाम अमल हम आगे जाकर तस्वीर की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेल्स थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द एल्वोलाई। जबकि दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है वो भी अपना खारिज होने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे ही ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इंसानी सेल के अंदर जाता है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल वहाँ से खारिज हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ही वो वहाँ से खारिज होगा तो वो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो एल्वोलाई में जाएगा। Before the discussion of diffusion of gases through the respiratory membrane, let us discuss the respiratory unit and the layers of the respiratory membrane। ये जो बातें हमने ऊपर की हैं मेरे ख्याल में ये अभी आपको सही से समझ नहीं आई, तो इसके लिए हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होते हैं उनको स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की कितनी लेयर्स होती हैं यानी कि कितनी तहें होती हैं वो स्टडी करते हैं ताकि आपको जल्दी और आसानी से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की समझ आ जाए। What is respiratory unit? दिस इज़ द यूनिट वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। एक ऐसी जगह जहाँ पर गैसों का आपस में तबादला होता है उसको रेस्पिरेटरी यूनिट कहा जाता है। इससे ये मुराद है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हल हो जाता है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वहाँ से खारिज होता है। तो इस जगह, इस प्लेस को हम रेस्पिरेटरी यूनिट का नाम देते हैं। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये इन तमाम एशिया से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें शामिल हैं एल्वोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, एट्रिया और एल्वियोलर सैक्स। इन तमाम को हम साथ वाली तस्वीर में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो लिखा हुआ है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि इससे ये मुराद है कि यहाँ पर ब्रोंकाई तकसीम हुई है और उसका नाम है ब्रोंक्यूल। जो कि नीचे जाकर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। यहाँ पर ब्रोंक्यूल असल में आगे मज़ीद शाखों में तकसीम हो रही है और इस तकसीम होने वाली जगह को हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का नाम देंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एल्वियोलर डक्ट्स। इससे क्या मुराद है? एल्वियोलर डक्ट्स कहा जाता है जब ब्रोंक्यूल मज़ीद शाखों में तकसीम होती है और एक लंबी शाखों में तब्दील हो जाती है, उसको हम एल्वोलाई या एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देते हैं। इसके बाद बन जाती हैं वो आगे मज़ीद एल्वियोलर सैक्स, यानी कि थैलियों की शक्ल में बन जाती हैं, उनको हम एल्वियोलर सैक्स का नाम देते हैं। एल्वोलाई आर अबाउट 300 मिलियन ऑफ बोथ लंग्स। हमारे दोनों
फेफड़ों के अंदर तकरीबन 300 मिलियन एल्वोलाइज पाए जाते हैं। ईच एल्वोलस हैज़ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर और इनका साइज जो है वो तकरीबन 0.2 मिलीमीटर का होता है। नाउ वी स्टडीज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और पल्मोनरी मेम्ब्रेन, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की झिल्लियाँ। मेम्ब्रेन से तो आप पहले से ही वाकफ़ हैं। ये हमने सेल के अंदर पढ़ा था कि हर सेल के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी तरह निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाली तमाम अशिया के ऊपर भी एक झिल्ली होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी यूनिट्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इज कोलेक्टिवली कॉल्ड द पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एक ऐसी झिल्ली जो कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाली तमाम अशिया के ऊपर होती है, जहाँ पर गैसों का आपस में तबादला होता है, तो उसको हम रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी कितनी तहें होती हैं और उन तहों को क्या नाम होते हैं वो देख लेते हैं। फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट लेयर, एल्वियोलर एपिथेलियल लेयर। थर्ड इज द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर। नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर और लास्ट इज द कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर्स। इन तमाम लेयर्स को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तफसीर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ईच लेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। ये जो तमाम लेयर्स हमने ऊपर जिनके नाम पढ़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा बारीक होती हैं, जिनकी वजह से बआसानी इनके अंदर गैसों का तबादला हो सकता है। द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन सम एरियाज इज लेटर एज 0.2 माइक्रोमीटर्स विद एन एवरेज ऑफ द 0.6 माइक्रोमीटर। इनकी जो मोटाई होती है इन मेम्ब्रेन की तकरीबन 0.2 से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर तक की होती है। तस्वीर की मदद से पल्मोनरी मेम्ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने तस्वीर को कैसे देखना है? सबसे पहले आप दाईं तरफ देखें तो लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल, खून के सुर्ख ज़र्रात। असल में इसी ज़र्रात के अंदर हमने ऑक्सीजन को शामिल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से खारिज करना है। तो अब चलते हैं उसकी ऑपोजिट साइड पर जो कि है बाईं तरफ, और वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आपने शुरू करना है पल्मोनरी मेम्ब्रेन्स को देखना। जैसे ही कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम बाहर से अपने माहौल से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ से क्या हुआ है कि मेम्ब्रेन्स का अमल शुरू हो जाता है। यानी कि आपने हवा का मॉलिक्यूल नाक से अंदर लेकर गए और नाक से होता हुआ वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होगी उसका नाम है वाटर एंड सरफेक्टेंट, जो कि आपको भूरे रंग के अंदर दिखाई दी गई है। उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है जिसका नाम है एल्वियोलर एपिथेलियम। उसके बाद तीसरी मेम्ब्रेन आती है जिसका नाम है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तमाम मेम्ब्रेन्स में से गुजरता हुआ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद एक स्पेस, एक खला आता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर असल में पानी की तरह का एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि आपको यहाँ पर पीले रंग के अंदर दिखाई दिया गया है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहुँचता है तो फिर डिफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसके बाद अगली मेम्ब्रेन शुरू होती है जिसका नाम है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि साइज में बाकी तमाम मेम्ब्रेन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बारीक है। इसके बाद आती है कैपिलरी एंडोथीलियम। यहाँ पर खून की नालियों का अमल शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तमाम झिल्लियों में से गुजरता हुआ कैपिलरी एंडोथीलियम से भी गुजरता हुआ खून के सुर्ख ज़र्रात में शामिल हो जाता है। और इस तरह जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन सुर्ख ज़र्रात में शामिल होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसी रास्ते से खारिज कर दिया जाता है और इस तरह इन तमाम झिल्लियों से गुजरता हुआ वो वापस फेफड़ों तक पहुँचा दिया जाता है। फ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे खून में हल होता है। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलस इनटू द पल्मोनरी ब्लड। एल्वुलस के अंदर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे पल्मोनरी ब्लड के अंदर हल होता है। Partial pressure of oxygen in the alveolus is 104 millimeter mercury, whereas the partial pressure of oxygen of the venous blood entering the capillary is an average
40 मिलीमीटर मरकरी। अब आप इन दोनों प्रेशर्स को समझने की कोशिश करें कि एल्वुलस के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है, जबकि ऐसा खून जो कि वरीदों के अंदर पाया जाता है, जब वो शामिल होता है कैपिलरीज के अंदर, तो उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर मरकरी। Since a large amount of oxygen has been removed from blood as it passes through the peripheral tissues, the initial pressure difference that causes oxygen to diffuse into the pulmonary capillary is 104 minus 40 is equal to 64 मिलीमीटर मरकरी। अब यहाँ पर आपने इन दोनों प्रेशर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट कर लेना है, यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर जो कि एल्वुलस के अंदर है, उसमें से आपने निकाल लेना है वीनस ब्लड के अंदर जो पाया जाने वाला ऑक्सीजन का प्रेशर है। तो इस तरह से ये निकल आएगा हमारे पास टोटल प्रेशर। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैपिलरी से कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हल होता है। Partial pressure of oxygen in the arterial end of the capillaries is 95 millimeters mercury, while an interstitial fluid it is 40 millimeters mercury। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर वो है तकरीबन 95 मिलीमीटर्स मरकरी, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर्स मरकरी। Therefore, oxygen diffuses from arterial end of capillaries into the interstitial fluid। इस तरह से हमें ये बात वाज़ह हो गई कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आर्टरीज यानी कि शरियानों से कैसे कैपिलरीज तक पहुंचता है और फिर कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ये जाकर हल हो जाता है। तस्वीर की मदद से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें जो कि आपको एल्वुलाई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको एक एल्वुलाई और एल्वियोलर डक्ट दिखाई दी गई है, जबकि नीचे देखें तो आपको एक शरियान नजर आएगी। तो आपने इन दोनों तस्वीर को कैसे समझना है। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखें तो लिखा हुआ है एयर इन, यानी कि हवा का मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आया है। हवा का ये मॉलिक्यूल जैसे ही एल्वुलाई के पास पहुंचेगा तो एल्वुलाई इसको खून के अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पर खून की इस शरियान को जरा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप बाईं तरफ देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा नीले रंग के निशान के साथ वीनस ब्लड इन। यहाँ पर असल में ऐसा खून है जो कि वरीदों के अंदर पाया जाता है और यहाँ पर असल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून है। तो इस तरह ये इसका रंग यहाँ पर नीला दिखाई दिया गया है। इसके अंदर जो गोल गोल आपको दायरे नजर आ रहे हैं ये है रेड ब्लड सेल्स इन कैपिलरी। यहाँ पर असल में इसका रंग नीला क्यों है, क्योंकि इस वक्त इस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो इसलिए खून के सुर्ख ज़रात का रंग असल में आपको नीला नजर आ रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एल्वुलाई से इस शरियान के अंदर दाखिल होगा तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल वहां से खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो खून के ये नीले ज़र्रात असल में जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से इसका रंग नीले रंग से सुर्ख रंग के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये यहाँ पर छोड़ चुके हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इनके साथ जाकर जुड़ गया है। जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ेगा तो इनका रंग सुर्ख हो जाएगा। तो इस तरह से दाईं तरफ ये पहुंच जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ खून पूरे जिस्म के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आएगा। थर्ड इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू सेल्स। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से खुलियों के अंदर जाकर हल होते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज 40 मिलीमीटर मरकरी, while that in the cells is 23 millimeters mercury. Therefore, oxygen diffuses from interstitial fluid into the cells. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 40 है, जबकि खुलियों के अंदर इसका प्रेशर 23 मिलीमीटर मरकरी है। इस तरह ये बआसानी डिफ्यूज हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंसानी खुलियों के अंदर। इन तमाम मेथड्स को आप एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले आप तस्वीर में ऊपर की तरफ देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा लंग्स यानी कि इंसानी फेफड़े। इसके बाद आप नीचे देखें तो आपको कैपिलरीज लिखा हुआ मिल रहा है। इससे ये मुराद है कि फेफड़ों का ये असल में काम सारा का सारा कैपिलरीज के अंदर सरंजाम पाता है। कैपिलरीज के बाद एल्वुलाई लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इससे क्या मुराद है कि कैसे एल्वुलाई से कैपिलरीज तक पहुंचता है और कैपिलरी से वापस ही एल्वुलाई तक पहुंचता है। तो इस वक्त एल्वुलाइज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 105 है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 है।
और इसके साथ ही आपको ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल कैपिलरीज में दाखिल होता हुआ नजर आएगा और उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल वहां से खारिज होता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं दाईं तरफ, जहां पर लिखा हुआ है 2 पल्मोनरी वेन्स, यानी कि लंग्स के बाद बात करते हैं वेन्स की कि कैसे वरीदों तक ये प्रेशर पहुंचता है। वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर है 100 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है 40। इसके बाद ये खून चला जाता है लेफ्ट आर्टियम और वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी कि खून जो है वो इस वक्त दिल तक पहुंच चुका है, जो कि दिल के वाल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल तक पहुंचेगा। उस वक्त क्या प्रेशर होगा आर्टरीज का, यानी कि शरियानों का प्रेशर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त शरियानों का प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 100 ही है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है 40। इसके बाद वो ऑक्सीजन मिला हुआ खून इजलात तक पहुंचेगा, जहां पर आप बिल्कुल वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि मसल्स लिखा हुआ है। तो इस वक्त इंसानी खुलियों के अंदर असल में ये ऑक्सीजन शामिल हो रही है। तो इसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल इन सेल्स तक पहुंचेगा तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल कैपिलरीज के अंदर खारिज कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ये चला जाएगा वरीदों के अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून वरीदों के अंदर शामिल होता है। तो उस वक्त ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो गिर जाएगा, वो 40 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा जो कि हो जाएगा 46। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून दिल के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद दिल के ये वाल्व वापस फेफड़ों तक इसको पहुंचा देते हैं, जहां पर उसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इस तरह से ये एक पैराग्राफ जो है वो चलता रहता है, इस तरह से एक सीरीज चलती रहती है कि कैसे फेफड़ों से दिल के इजलात लेकर जाते हैं इंसानी इजलात तक और फिर उसके बाद इंसानी इजलात कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और फेफड़ों तक इसको वापस पहुंचाते हैं। Now we studies the diffusion of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हल होती है? The diffusion of carbon dioxide occurs in the opposite direction of oxygen. बिल्कुल जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। It diffuses from the cells to the interstitial fluid and to the alveoli. ये कैसे डिफ्यूज होती है? जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलों से खारिज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाती है, वहां से ये एल्वोलाई तक पहुंचा दी जाती है। फर्स्ट इज द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल सेल से खारिज करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक कैसे पहुंचाया जाता है? Partial pressure of carbon dioxide within the cell is 46 millimeters mercury, while its pressure in the interstitial fluid is 45 millimeters mercury. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर सेल के अंदर 46 है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेशर 45 है। इसलिए ये बआसानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ये डिफ्यूज हो जाती है। Second is the diffusion of carbon dioxide from interstitial fluid into the capillaries. कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैसे कैपिलरीज तक पहुंचाया जाएगा? Partial pressure of carbon dioxide in interstitial fluid is 45 millimeters mercury. ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है जैसे ही दाखिल होता है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल वहां से खारिज होता है। तो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो है 45 मिलीमीटर्स मरकरी, वाइल इन द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इज 40 मिलीमीटर्स मरकरी, जबकि कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज। थर्ड इज डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पल्मोनरी ब्लड इनटू द एल्वोलाई। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी ब्लड से एल्वोलाई में हल होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी ब्लड इज 45 millimeter mercury, while in the alveolus it is 40 millimeter mercury. So the carbon dioxide diffuses from pulmonary blood into the alveoli. कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी ब्लड के अंदर 45 है, जबकि एल्वोलस के अंदर इसका प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी है। इसीलिए ये बआसानी डिफ्यूज हो जाता है पल्मोनरी ब्लड से एल्वोलाई के अंदर। इन तीनों मेथड्स को हम एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होते हैं। अगर आप बाईं तरफ देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्वोलस, जो कि जामुन रंग के अंदर आपको दिखाई दिया गया है, जबकि उसकी दूसरी तरफ आपको मिलेगा ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ये वो हिस्सा है जो कि खून का हिस्सा शो करता है। इसके बाद खून का एक मालिक्यूल है जो कि रेड ब्लड
सेल आपको दिखाई दिया गया है। तो आपने यहाँ पर असल में क्या करना है कि कैसे एल्वुलस से खून के अंदर और कैसे खून से एल्वुलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में तबादला ख्याल करते हैं। सबसे पहले अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स में से होता हुआ प्लाज्मा के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे ही वो प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो उसके बाद ये खून के सुर्ख ज़र्रात का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ आपको मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है HbO2 प्लस H पॉजिटिव, यानी कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जुड़ता है तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन मिला हुआ खून बन जाएगा। इसके बाद ये HbO2 प्लस H पॉजिटिव क्या करेगा कि ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो खून के अंदर शामिल हो गया, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो तो खून के सुर्ख ज़रात को शो करती है, लेकिन उसके साथ जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर आप ऊपर की तरफ देखें, तीर का निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये वाज़ह करता है कि वहाँ पर जाके बारबुक बाइकार्बोनेट आयन के साथ ये जाकर जोड़े जाएगा। तो इस तरह H पॉजिटिव प्लस HCO3 बनाएगा H2CO3। ये मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो पानी जो है वो तो खून का हिस्सा ही रहेगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो वहाँ से खारिज कर दी जाएगी। ये असल में एक पूरी कहानी है इस तमाम प्रोसेस की कि कैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हल होता है और उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वहाँ से खारिज किया जाता है। इसके साथ आपको दरमियान में एक और रिएक्शन देखने को मिलेगा, HbCO2 यानी कि कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ये असल में एक दूसरा मेथड है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन असल में एक कैरियर है, एक बिल्कुल यूँ समझ लें एक ट्रांसपोर्ट है, जो कि किसी भी चीज़ को साथ में लेती है, सवारी को पकड़ती है और फिर वहाँ पे उसको उतार देती है, लेकिन खुद वहीं पर रुक जाती है। तो इसी तरह वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल खारिज हो जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल खून के सुर्ख ज़रात के अंदर ही रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जब गैसें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में से गुजर रही होती हैं तो उस वक़्त कौन से फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पहला फैक्टर है द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की चौड़ाई। The thickness of the respiratory membrane is inversely proportional to the diffusion of gases through the respiratory membrane. Respiratory membrane की जो चौड़ाई होती है वो असल में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसी भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो। The greater of the thickness of the respiratory membrane, lower the diffusion of gases. यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आपको मेरे ख्याल में समझना आसान हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। अगर तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की चौड़ाई ज़्यादा हो गई तो उसके मुकाबले में गैसों का जो तबादला है वो कम होगा, और इस अमल को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। द लोअर द थिकनेस ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अगर तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की चौड़ाई कम होगी तो इस तरह से गैसों का तबादला बआसानी और जल्दी से और ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड इज सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। द स्मॉलर द सरफेस एरिया, द लोअर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। The larger the surface area, the greater the diffusion of gases through the respiratory membrane. सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या मुराद है, अगर तो सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कम होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी कम होगी, और अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी ज़्यादा होंगी। ये बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर तो साइज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा चीज़ें गुजर जाएंगी, और अगर साइज़ कम है तो कम चीज़ें गुजरेंगी। बिल्कुल आसान सी बात है। तीसरी फैक्टर है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। The diffusion of gases through the respiratory membrane depends on its solubility in the membrane and is inversely proportional to the square root of its molecular weight.
अब इससे क्या मुराद है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन असल में डिपेंड करता है उसकी सॉलिबिलिटी पे, कि जितनी जल्दी कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से हल होगा तो वो बआसानी उसमें से गुजर जाएगा, और अगर वो इतनी आसानी से हल नहीं होगा तो वो नहीं गुजरेगा। इससे क्या मुराद है? अगर तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कम है तो वो बआसानी शामिल हो जाएगा, बआसानी हल हो जाएगा। इसको आसान ज़बान में इस तरह से समझ लें कि जब हम चीनी या नमक पानी के अंदर हल करते हैं तो चीनी टाइम लेती है पानी के अंदर हल होने में। क्यों टाइम लेती है? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, जबकि नमक जो है वो उसका साइज़ बहुत कम होता है, वो बिल्कुल बारीक होता है और बआसानी पानी के अंदर हल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वही बात हो रही है कि अगर तो मॉलिक्यूल आसानी से हल हो जाता है तो वो बआसानी मेम्ब्रेन से गुजर जाएगा, और अगर उसका साइज़ जो है वो बड़ा है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है, तो उसके मुकाबले में उस जो है वो इतनी आसानी से नहीं गुजरेगा। For a given pressure difference, carbon dioxide diffuses through the respiratory membrane 20 times as rapidly as oxygen, while oxygen diffuses about twice as rapidly as nitrogen. अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है? असल में यहाँ पर वो एक प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बआसानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाती है 20 मरतबा ज़्यादा ऑक्सीजन के मुकाबले में, जबकि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के मुकाबले में बआसानी जो है वो 2 गुना हल हो जाती है। बस ये इतनी सी बात वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर डिफरेंस। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन is the difference between the partial pressure of gas in the alveoli and the pressure of gas in the blood. यहाँ पर असल में उन प्रेशर्स की बात की जा रही है कि जब गैसें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में से गुजर रही होती हैं तो उस वक़्त एल्वोलाई के अंदर क्या प्रेशर होगा और इसी तरह खून के अंदर गैसों का क्या प्रेशर होगा। When the partial pressure of gas the alveoli is greater then the pressure of gas in the blood net diffusion occurs. जब भी गैसों का प्रेशर एल्वोलाई के अंदर ज़्यादा होगा तो उस वक़्त ये खून के अंदर बआसानी शामिल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर नेट डिफ्यूजन पाई जाएगी फ्रॉम द एल्वोलाई इनटू द ब्लड। बट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ ग्रेटर इन ब्लड, लेकिन जब गैसों का ये प्रेशर खून के अंदर ज़्यादा होगा देन एल्वोलाई देयर इज़ अ नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई। उस वक़्त क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस खून से वो एल्वोलाई के अंदर वापस चली जाएंगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, जबकि ऊपर हमने बात की थी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे जाएगा। यहाँ पर असल में उसकी अपोजिट बात की जा रही है कि जब भी ये प्रेशर एल्वोलाई के अंदर ज़्यादा होगा तो फिर बआसानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल खून से एल्वोलाई के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।